और चलिए अब बात सियासत की। बिहार में अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के हौसले काफी बुलंद है और अब अपनी जीत का कारवां बिहार के पड़ोसी राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल और यूपी में बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। वो बिहार में जीत से गदगद भाईजान, अब बंगाल टू यूपी बड़ा गेम प्लान। बंगाल में टारगेट पर 100 सीट, दीदी को चुनौती दे पाएंगे ओवैसी। यूपी में अखिलेश का पीडीएस समीकरण, सिंधमारी के लिए ओवैसी का भी मिशन। बिहार में अपना विजयी पताका फहराने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही उम्मीदों का पतंग भी आसमान में उड़ने लगा है। बिहार की कामयाबी से गदगद असदुद्दीन ओवैसी अब अपना कारवा आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए नया ठिकाना बिहार के दो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं, जिसका ऐलान करने के साथ ही ओवैसी उसकी तैयारी में भी जुट गए। आपको ओवैसी की वो तैयारी और पूरा गेम प्लान समझाएंगे, मगर उससे पहले आपको बिहार में ओवैसी ने किस तरह अपना दम दिखाया और कैसे महागठबंधन को एआईएमआईएम ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो बताते हैं। अब की बार ओवैसी ने अपनी पार्टी से कुल 28 उम्मीदवार बिहार चुनाव में उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल कर उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी को इस बार 1.85% वोट मिले, जो कि पिछली बार मिले 1.24% के मुकाबले 0.61% ज्यादा है। एआईएमआईएम को जो 5 सीटें मिली उनमें जोकीहाट, बहादुरगंज, अमौर, कोचाधामन और बायसी, ये सभी 5 सीट सीमांचल इलाके की हैं और सभी के सभी मुस्लिम बहुल हैं। सभी पर मुस्लिम आबादी तकरीबन 60% से ज्यादा है। इन इलाकों में खुद ओवैसी चुनाव के दौरान कई दिनों तक एक्टिव रहे और धुआंधार रैलियां की। ओवैसी की आक्रामक रैलियों ने मुस्लिम वोटों को एकजुट किया, जिसके चलते एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को बांटकर आरजेडी कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम ने न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि 16 विधानसभा सीटों के रिजल्ट पर भी असर डाला, जिसमें 2 सीट किशनगंज के ठाकुरगंज और कटिहार के बलरामपुर में एआईएमआईएम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहकर दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प ये कि 28 में से 9 सीटों पर एआईएमआईएम को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इसमें से 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधा नुकसान हुआ और हार का सामना करना पड़ा। वही एक सीट अररिया में जेडीयू की शगुफ्ता अजीम की हार में एआईएमआईएम के मंजूर आलम फैक्टर को अहम माना जा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट महागठबंधन के दलों से बेहतर रहा। एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट जहां 17.86% रहा, वहीं आरजेडी का 18.18%, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 10% रहा। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असेंबली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असेंबली हल्के जात में 80-80 हजार वोट हासिल करना, 50 हजार वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूं ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
अब सीमांचल की आवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए न आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस कारवा को लेकर ओवैसी अब बंगाल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जीत से ओवैसी को उम्मीद है कि वो अपनी सफलता का परचम पश्चिम बंगाल में भी लहराएंगे, जहां इस बार एक बेहद ही अहम चुनावी मुकाबला होने वाला है। बिहार की जीत ओवैसी को बंगाल के लिए क्यों बूस्ट कर रहा है, इसे ऐसे समझिए। एआईएमआईएम ने बिहार में जिन 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से 4 किशनगंज जिले की, जहां तकरीबन 68% मुस्लिम आबादी, और बिहार का ये जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जबकि 5वीं सीट जोकीहाट भी बंगाल बिहार सीमा से ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में जाहिर है कि ओवैसी की नजरें बंगाल पर टिकी हुई, और इसके लिए बिहार की तरह ही ओवैसी काफी समय से पश्चिम बंगाल में भी काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम की बंगाल योजना 2019 के आम चुनाव के बाद तैयार की गई। उसके बाद 2021 के चुनाव में ओवैसी ने बंगाल में अपने दमखम दिखाने की भी कोशिश की थी। तब सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें निशाने पर लिया था, जिसके बाद ओवैसी ने भी पलटवार किया था। হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনেও প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়। टीएमसी को ये बात महसूस कर लेना चाहिए कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही टीएमसी की नींद हराम हो चुकी है। हमारे महबूब आलम वीडियो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, गद्दार का साथ मत दो, ये वोट काटने आए हैं, इनको पैसे मिले हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा अभी तक। हम लड़ेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी का कारवा बंगाल में आगे नहीं बढ़ पाया था। एआईएमआईएम ने बंगाल में 6 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से ज्यादातर मालदा और मुर्शिदाबाद में थे और एक आसनसोल उत्तर से था। चुनाव से ठीक पहले तृणमूल ने एआईएमआईएम के पूरे बंगाल नेतृत्व को अपने पाले में कर लिया, जिसमें अनवर पाशा भी शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि एआईएमआईएम के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। हालांकि इस हार के बावजूद एआईएमआईएम ने बंगाल में अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम नहीं किया है और इस बार भी तैयारी में। आप बंगाल में लड़ेंगे जाकर इस बार चुनाव? अभी बातचीत चल रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, तो कतई जवाब देंगे आपको, थोड़े दिनों में देंगे। क्या आप लेकिन एक प्रिंसिपल एक स्टैंड आपका है कि आप भी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं, उनको कोई ऑफर देना चाहते हैं आप? ऐसा है ना कि लाइटर वेल में कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई बर्मुडा ट्रायंगल है तो असदुद्दीन ओवैसी है। तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। क्या बात है क्या बात है। नहीं, फिर भी आप तो हमेशा कहते हैं ना कि सेक्युलर फोर्सेस को साथ में लड़ना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आपके मन में एक ख्याल आया है कि जैसे आपने बिहार में महागठबंधन को ऑफर दिया था, उधर ममता दीदी को भी देंगे क्या? देखिए, अभी तो हम अपनी पार्टी में बातचीत चल रही है, उसके बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। दरअसल ये बात ओवैसी बखूबी जानते हैं कि बंगाल में अपनी अलग पहचान बनाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी को उत्तर बंगाल के मुख्यतः उर्दू भाषी मुसलमानों का समर्थन तो प्राप्त है, मगर दक्षिण बंगाल जहां मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी संख्या है, जिसमें ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान हैं, जिनके लिए ममता अब भी सर्वसम्मत नेता है। शायद यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम की ओर से कहा गया है कि अगर उनसे संपर्क किया जाता है तो वो टीएमसी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि बिहार चुनावों के अपने विश्लेषणों में
तृणमूल कांग्रेस का एक वर्ग मानता है कि एआईएमआईएम की बिहार में सफलता मुख्य रूप से कांग्रेस की विफलताओं के कारण मिली, जबकि बंगाल में दीदी जैसा मजबूत चेहरा है जिन्होंने बार बार बीजेपी को हराया। लिहाजा बंगाल के लिए बिहार राजनीतिक पैमाना नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि ओवैसी की नजरें बंगाल पर क्यों है? तो इसका जवाब है वोट बैंक। दरअसल जम्मू कश्मीर और असम के बाद मुस्लिम आबादी के अनुपात में पश्चिम बंगाल भारत में तीसरे स्थान पर है और देशों में मुसलमानों की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% के करीब है। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से अधिक है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। विधानसभा के हिसाब से देखें तो राज्य की 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। वहीं 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30%। इस तरह 294 में से करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर हर चुनाव में जीत और हार तय करने में निर्णायक भूमिका में होते हैं और इन तमाम सीटों पर ममता बनर्जी को मुस्लिम समुदाय का फुल सपोर्ट मिलता है और ये बात असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं। यही वजह है कि ओवैसी दीदी के इस सबसे बड़े वोट बैंक और सत्ता के सबसे मजबूत आधार में सेंधमारी की कोशिश में। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार के सीमांचल की तरह ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में भी कमाल कर पाएगी? क्या अब की बार ममता दीदी को ओवैसी से कोई खतरा है? पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी निश्चित रूप से यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे, अधिक से अधिक उतारेंगे और उनको इस बात का तो विश्वास हो ही गया है कि मुस्लिम समुदाय उनको पसंद करता है, उनकी बातों को पसंद करता है। तो वो चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में भी लड़ेंगे और ये एक ममता बनर्जी के लिए चुनौती होगी क्योंकि ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम मुस्लिम है। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भुगतना। ओवैसी भले ही बिहार के बाद बंगाल में जीत का ख्वाब सजा रहे हैं, लेकिन बंगाल में उनकी राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि लोक नीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। चुनाव बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने TMC को वोट दिया। बहरहाल बिहार के बाद अब बंगाल में ओवैसी और उनकी पार्टी क्या कमाल कर पाएगी, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का बंगाल चुनाव ना तो सीएम ममता बनर्जी के लिए आसान रहने वाला है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ना सिर्फ बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ओवैसी की बड़ी प्लानिंग है। 403 सीटों वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। बाकायदा इसका ऐलान भी किया है। ये रिपोर्ट देखिएगा। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। वो उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MYPDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से बिहार के बाद अब यूपी में नया समीकरण और नई टेंशन बढ़ने वाली। उस यूपी में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से जहां समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी, वहीं बीजेपी की बाछें खिल गई। क्योंकि बिहार चुनाव में ओवैसी ने बड़ा खेला किया, जहां मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल की 24 में से खुद तो 5 सीटें जीती, साथ ही NDA को 14 सीटें दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। जाहिर है इससे महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इसी फॉर्मूले को ओवैसी यूपी में आजमाना चाहते, जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने। इसके लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी में भी जुट गई, साथ ही अखिलेश यादव भी पूरी ताकत झोंक रखे और अब ओवैसी भी जोर आजमाइश के लिए ताल ठोक रहे हैं। बिहार के नतीजे आने के बाद यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि AIMIM यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। दरअसल 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव ने अब की बार यूपी फतेह के लिए सबसे अलग और खास रणनीति बना रखी, जिसे उन्होंने PDA नाम दे रखा है। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है, वहीं दलित 21% और मुस्लिम 19% के करीब है, जिसे मिलाकर 80% के आसपास बनता है, जिसे एकजुट कर अखिलेश यादव यूपी में फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले पर भी ओवैसी अब आक्रामक है और यूपी चुनाव में इसे ध्वस्त करने की तैयारी में। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं, मगर PDA में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली Y होता है। और PDA में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है कि ये सिर्फ बोलते हैं कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी बेरोजगारी, तुमसे जो नाइंसाफी की जा रही है, तुम्हारे जो मजहबी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको सब बर्दाश्त करो। जाहिर है ओवैसी की नजर यूपी में भी मुस्लिम वोटों पर है। दरअसल सूबे की 403 में से कुल 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। राज्य के करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे, और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। वहीं हापुड़, मेरठ, संभल, बहराइच, बलरामपुर, बरेली और श्रावस्ती में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवैसी यूपी में इस तरह की कोशिश कोई पहली बार करने वाले हैं। इससे पहले भी ओवैसी यूपी के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी AIMIM से कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन बिहार जैसी कामयाबी उन्हें यूपी में कभी नहीं मिली। साल 2017 में AIMIM पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखती है और 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तब 37 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में AIMIM का वोट प्रतिशत 0.24% रहा और कुल वोट 2,04,142 मिले थे। इसके बाद पिछले यानी 2022 के चुनाव में ओवैसी की AIMIM दोबारा उतरी। इस बार 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन कोई भी जीत ना सका और सभी की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.49% रहा और कुल वोट 4,50,929 मिले थे, यानी 2022 में भी ओवैसी यूपी टेस्ट में फेल हो गए थे। हालांकि 2022 में कुछ सीटों पर AIMIM के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान जरूर पहुंचाया। इस चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट इतने वोट जरूर हासिल करने में सफल रहे, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बन गई, जिसमें बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी और जौनपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीट शामिल है। और ओवैसी की इस ताकत में अगर इस बार इजाफा हो जाता है तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी लड़ाई में फतेह हासिल करने के लिए अखिलेश यादव इसकी क्या काट निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।